हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का द फर्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे बच्चों कि मैनेजमेंट क्या होता है। इसके नेचर की और सिग्निफिकेंस की भी बात करेंगे, पर सबसे पहले हम जानेंगे मैनेजमेंट क्या होता है। तो बच्चों आज का जो टाइम है, ठीक है, अगर एक बंदा अपनी दुकान चला रहा है, अकेला मालिक है, तो उसे किसी को मैनेज नहीं करना। उसके नीचे कोई वर्कर नहीं है, वो अकेला बैठता है चुपचाप दुकान पर, ठीक है, उसे किसी वर्कर की जरूरत नहीं है, काम बहुत लिमिटेड है उसके पास। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा शोरूम है बच्चों, जहां पर काफी लोग काम करते हैं, तो इन सब का एक मालिक भी होगा। अब ये मान लो इनका ओनर है, ये 4 इसके वर्कर हैं। अब ये जब 4 लोग काम करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कस्टमर आया, उसने बोला मुझे कपड़े दिखा दो। क्या दिखा दो बच्चों? कपड़े। चारों उस पर लपक पड़े, चारों उसके पास गए, बोले हम दिखाते हैं। और फिर क्या वो कस्टमर रुकेगा या भाग जाएगा? वहां से भाग जाएगा वो। ऐसा क्यों? क्योंकि चारों को बताया ही नहीं मालिक ने कि कौन सा पर्सन इसके पास जाकर ये बोलेगा कि मैं आपको कपड़े दिखाता हूं। चारों ही चले गए, तो कस्टमर डर गया, वो भाग गया वहां से, ठीक है। तो इसलिए जो ओनर है या जो मैनेजर है, उसे बताना पड़ेगा कि देखो आपकी ड्यूटी है, बाहर से कोई कस्टमर आए उसको पूछो कि क्या चाहिए, ठीक है। फिर इसकी ड्यूटी है कपड़े दिखाने की, इसकी ड्यूटी है बिल बनाने की, इसकी ड्यूटी है मान लो कोई चाय पानी वगैरह, ठीक है। ये 4 लोगों को अपने अपने काम बांट दिए। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? मैनेजमेंट। Man cannot produce any single thing by himself, so he need other people जो उसके बिजनेस चलाने में हेल्प करें। और जब वो लोग आते हैं कंपनी के अंदर, बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर, और जब आपको उनको मैनेज करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। आप उनको ड्यूटीज असाइन करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हो, अथॉरिटी करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो। ये सब जब आप करते हो, इसी के कॉम्बिनेशन का क्या बोलते हैं बच्चों? मैनेजमेंट। कि सबको पता है कि उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या अथॉरिटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ, मैनेजमेंट एक कला है, मैनेजमेंट एक कला है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाने की कला है, थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाने की कला है, एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। अब बच्चों फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स का मतलब क्या है? कि ये जो लोग हैं इनको हमने फॉर्मली बोला है, एक ग्रुप बना दिया। जैसे मान लो इन दोनों को सेल्स पर्सन बना दिया, इन दोनों को दुकान मैनेज करने के लिए बना दिया, तो हमने फॉर्मली बोला है। ऐसे नहीं कि आज मैनेजर का मन किया तुम कपड़े बेचोगे, कल मैनेजर का मन किया तो ये कपड़े बेचेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको फॉर्मली ग्रुप बनाना पड़ेगा कि देखो आपकी ड्यूटीज ये रहने वाली हैं, और जब आप एक लेवल तक पहुंच जाओगे, आपको यहां से प्रमोट कर देंगे, मान लो आपको हेड सेल्समैन बना देंगे, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मली ग्रुप की तरह काम करना होगा, ठीक है। तो ये हो गई मैनेजमेंट की डेफिनेशन। इसके बाद एक टॉपिक आता है बच्चों, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। ये मैनेजमेंट में बहुत डिस्कस होता है, इसको पढ़ते हैं कि ये क्या है। टॉपिक है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी।
इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? तो बच्चों यहां पर इफेक्टिवनेस का जो मतलब होता है, आपको कोई काम दिया गया, आपको कोई काम मिला, अगर आपने वो काम टाइम से पूरा कर दिया, कैसे? टाइम से पूरा कर दिया, तो ये कहलाया जाएगा कि आप काफी इफेक्टिव हो। आपने वो काम टाइम पर पूरा कर दिया, चाहे खर्चा ज्यादा आया हो, बेशक पैसे एक्स्ट्रा लग गए हों, पर आपने वो टाइम से पूरा कर दिया आपने वो काम, तो आप इफेक्टिव हो। टाइम से पूरा किया, अगर टाइम को प्रायोरिटी रखी, खर्चा बेशक ज्यादा जाए कोई बात नहीं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपने काम कम से कम पैसों में किया है, कैसे? कम से कम पैसों में किया है, टाइम बेशक ज्यादा लग गया हो, टाइम बेशक ज्यादा लग गया हो, तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रायोरिटी क्या है यहां पे? कॉस्ट। खर्चा मिनिमम किया है आपने, टाइम बेशक ज्यादा लग गया, कम से कम खर्चे में आपने काम पूरा करके दिखा दिया, जिसका मतलब आप एफिशिएंट हो। इसका मतलब आप एफिशिएंट हो। तो अब यहां पर मेन कंसीडरेशन किसकी है? मेन कंसीडरेशन यहां पर किसकी है? टाइम की। और यहां पर किसकी है? कॉस्ट की। ठीक है, तो ये है बच्चों इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में फर्क। यहां पर आप कॉस्ट की वैल्यू नहीं करते। जब आप इफेक्टिवनेस की बात करते हो आप कॉस्ट की वैल्यू नहीं करते, और जब आप एफिशिएंसी की बात करते हो तो आप टाइम की वैल्यू नहीं करते। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों हम इसकी केस स्टडीज भी करेंगे आगे चल के। ठीक है, अभी आपको पहले मैं चैप्टर करवा देता हूं, जैसे ही आपको चैप्टर समझ आ जाएगा इसके बाद हम करेंगे इसकी केस स्टडीज, जो कि बहुत ही ईजी होने वाली हैं अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने मैनेजमेंट का मतलब तो समझ लिया सर, कि मैनेजमेंट का मतलब है कुछ लोग हैं, कुछ एम्प्लॉइज हैं, कुछ वर्कर्स हैं, उनको मैनेज करना कहलाता है मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट का जो पहला फीचर है वो है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब तक बच्चों आपको क्लियर ही नहीं होगा कि जो भी आपकी बिजनेस एंटरप्राइज है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपका बिजनेस है, वो बिजनेस का गोल आपको क्लियर नहीं है, तब तक आप ये नहीं सोच सकते कि आपको मैनेजमेंट करने की चीज की है। ठीक है, अगर हम कपड़े की दुकान का ही एग्जांपल लें, जब तक कपड़े की दुकान के मालिक को ये क्लियर नहीं होगा कि उसने किस तरह के कपड़े बेचने हैं और कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू कपड़े बेचने हैं, उसका गोल क्या है दुकान को लेके, तब तक वो ये सोच नहीं पाएगा कि किस पर्सन को क्या काम बांटूं, कितने वर्कर रखूं। ठीक है, जैसे कि एक स्कूल का उद्देश्य क्या होता है, एक स्कूल का गोल क्या होता है? एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, कोई भी मोबाइल कंपनी का गोल क्या होगा? बेस्ट एंड सस्ते दामों पर मोबाइल उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो ऐसे ही, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को फोकस में रखते हुए आप अपना मैनेजमेंट करते हो, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कैसे? एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट्स अप इटसेल्फ विद अ व्यू टू रियलाइज अ स्पेसिफिक गोल। द गोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ अ स्कूल कैन बी टू गिव अ हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट ऑफ अ कंपनी में बी टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। स्कूल का एक
मोटो हो सकता है कि हमें हाई क्वालिटी एजुकेशन देनी है, पर एक कंपनी का गोल क्या होगा, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है, ठीक है। इसके बाद नाउ द क्वेश्चन राइजेस हाउ टू रियलाइज द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इजिली रियलाइज द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय फोस्टरिंग यूनाइटेडनेस इन द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज। अब ये लास्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, देखो जब आपको मैनेजमेंट का बिजनेस का जो गोल है वो क्लियर हो चुका है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है, या स्कूल के लिए हमने बोला है गोल क्या है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये गोल है आपका। जैसे ही आपको अपना गोल रियलाइज हुआ, जैसे ही आपको अपना गोल रियलाइज हुआ, तो आप फिर मैनेजमेंट क्या करेगी, मैनेजमेंट के थ्रू आप सबको कम्युनिकेट करोगे, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स, उनको कम्युनिकेट करोगे कि हमारा ये गोल है। सारे जने जितने भी कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, सारे उस एक गोल के लिए इकट्ठे होकर काम करेंगे, तो गोल अचीव हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसके बाद मैनेजमेंट इज ऑल प्रोवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल प्रोवेसिव। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों, पहले से रीड करते हैं। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। कुछ भी आप कर रहे हो, अगर वहां पे मैनेजमेंट नहीं है तो वो जीरो है। यहां पे कुछ भी से मतलब है चाहे वो काम आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, चाहे आप नॉन प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, चाहे आप नॉन प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। जैसे कि कुछ एनजीओज होती हैं, एनजीओज, एनपीओज, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, सोशल सर्विस के लिए काम करती है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस अपना प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तब भी मैनेजमेंट उनको चाहिए। कैसे, देखो हर एनजीओ में, एनपीओ में काफ़ी लोग काम करते हैं, और जब उनको ये क्लियर नहीं होगा कि किसको क्या काम करना है, कब करना है, किसको रिपोर्ट करना है, कौन पर्सन के ऊपर कौन है, किसका हेड कौन है, किसका सुपीरियर जूनियर, कौन इंटर्न है, कौन फुल टाइम है, तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो रिपोर्टिंग कैसे होगी, और जब तक रिपोर्टिंग सही तरीके से नहीं होगी तो एनजीओ चलेगी कैसे, ठीक है। तो इसके लिए हम जो पढ़ रहे थे, हेयर बाय एनीथिंग वी मीन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी, बिजनेस और नॉन बिजनेस। इफ वी डिडक्ट मैनेजमेंट आउट ऑफ दिस एक्टिविटी, द रिजल्ट विल बी फेलियर और जीरो। It means management is necessary to conduct any type of activity, hence it is a pervasive और universal। pervasive का मतलब होता है जो चीज हर जगह लागू होती है, जैसे ग्रेविटी, the law of gravity applies everywhere on earth। इसी तरह से मैनेजमेंट भी आपको चाहिए हर जगह पे, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप बाहर किसी फॉरेन कंट्री में हो, आपको हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत तो पड़ेगी, चाहे आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, चाहे आप नॉन प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। तीसरा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है इसके कई सारे आयाम हैं। आयाम समझते हो बच्चों, भारी हिंदी हो गई क्या। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट कई दिशाओं में चलती है, इसका ये मतलब है कई दिशाओं में चलती है मैनेजमेंट। कौन कौन सी दिशाएं हैं जहां चलती है मैनेजमेंट। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि एक कपड़े की दुकान पर अगर वर्कर होंगे उनको बताना पड़ेगा, तो ये तो बात हो गई लोगों की कि आपके पास वर्कर है, आपको उनको काम बांटना है। लेकिन क्या सिर्फ लोगों को मैनेज करने को मैनेजमेंट बोलते हैं? नहीं बच्चों, इसमें आप मैनेजमेंट ऑफ पीपल तो करते ही हो। मैनेजमेंट ऑफ पीपल ही है ना कि आप लोगों को मैनेज कर रहे हो। आप मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी करते हो, आप मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी करते हो। ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है बच्चों, और यहाँ पे ऑपरेशंस का मतलब कुछ और है। क्या मतलब है सर? पहले समझते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कोई भी कंपनी में एक सिंगल काम नहीं होता, कई सारे काम होते हैं, ठीक है। और जब तक आपको काम क्लियर नहीं है कि काम करना क्या है, तो तब तक आप मैनेजमेंट कैसे संभालोगे? लोग आ गए, लोगों को क्या दोगे? काम। अब वो काम को मैनेज करना है, ठीक है।
सबसे पहले किसको मैनेज करना है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश फॉर डूइंग सम वर्क, लाइक अ स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन, अ हॉस्पिटल ट्रीट्स पेशेंट, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस। नो वर्क कैन बी कंप्लीटेड सेटिस्फैक्टरी विदाउट मैनेजमेंट। कोई भी काम बिना मैनेजमेंट के नहीं हो सकता। उसके बाद पीपल की हम बात कर चुके हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट अ ग्रेट डील ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, नाउ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल continues to be main objective of management today. There are two main issues before the management concerning its people. पहला, to deal with people having different needs and different interest. मैनेजमेंट होती है लोगों की, इसमें मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पर इसमें ना दो तरह के इश्यूज आते हैं, मुश्किलें दो तरह की आती हैं। कौन कौन सी? डीलिंग विद पीपल जिनके डिफरेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट हैं। कोई बंदा सुबह सुबह आता है नौकरी पे और नींद में होता है, कोई बंदा सुबह सुबह फ्रेश होता है दिमाग से और आता है और काम पे लग जाता है। कोई पर्सन सुबह सुबह आएगा, थोड़ा आलस मारेगा, दोपहर होते होते जो आलस वाला था वो काम पे स्पीड खींच ले, और जो सुबह सुबह फ्रेश था उसको दोपहर को नींद आएगी। ऐसा हो सकता है। तो हर तरह के लोग हैं, आपको हर तरह के लोगों से डील करना है। हर कोई सेम मशीन की तरह नहीं होता कि सब एक जैसे हैं, सब अलग अलग तरह के लोग हैं। आपको अलग अलग तरह के लोगों से अलग अलग तरह से डील करना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं डीलिंग विद पीपल विद डिफरेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट। सबके नीड, सबकी सैलरी भी अलग अलग डिमांड करेंगे, सबके इंटरेस्ट भी अलग अलग होंगे। कोई कंप्यूटर पे काम करने में सही रहेगा, कोई रजिस्टर पे काम करने में ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा इशू क्या आएगा यहाँ पे? दूसरा इशू जो यहाँ पे आएगा बच्चों वो है डीलिंग विद पीपल एज अ ग्रुप। एक तो आपको हर पर्सन के साथ अलग अलग डील करना है, एक तो वो दिक्कत है। दूसरा डीलिंग विद पीपल एज अ ग्रुप। लेकिन जब आपके पास अगर 150 लोग हैं कंपनी में, 150 लोगों की अलग अलग ज़रूरतें, अलग अलग इंटरेस्ट हैं, ठीक है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होगा, आवश्यकताएं सबकी अलग अलग होंगी। लेकिन जब आपके साथ वो तो आप करोगे कि हर बंदे के साथ आप अलग अलग डील करोगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा आपको पूरे के पूरे 150 लोगों के साथ एक साथ बात करनी पड़ेगी कि देखो हम चाहते हैं इस बार कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1500 करोड़ रहना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको एज अ ग्रुप उनको बात करनी पड़ेगी। आप अलग अलग जाके नहीं बोलोगे उनको कि देखो भाई 1500 करोड़, फिर दूसरा आएगा 1500 करोड़, ऐसे नहीं होता। आप इकट्ठे में आपको बात करनी पड़ेगी, और अगर उनके तब इश्यूज आएंगे आपको वो डील भी इकट्ठे में करने पड़ेंगे एज अ ग्रुप। इसे हम बोलते हैं डीलिंग विद पीपल एज अ ग्रुप। थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब ये कौन से ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं? थर्ड बच्चों, यहां ऑपरेशंस का मतलब है कोई भी कंपनी में सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं होता, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है जिनका काम है माल खरीदना आगे बेच देना, तो उनके कितने डिपार्टमेंट होंगे? एक सेल डिपार्टमेंट, एक परचेज डिपार्टमेंट, मोटे मोटे तौर पे। अगर कोई कंपनी है जो कार्स बनाती है तो उनका एक परचेज डिपार्टमेंट होगा जो कच्चा माल खरीदेगा, स्टील, प्लास्टिक, ये सब। और एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा उनका, वो भी होगा सर। एक उनका सेल डिपार्टमेंट होगा, बिल्कुल होगा। उनको मार्केटिंग की भी जरूरत है तो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा, बिल्कुल होगा। अब इतने लोग अगर कंपनी में काम करेंगे, उन लोगों को मैनेज करने के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी चाहिए, HR, वो भी होगा। तो ऐसे करके 4-5 डिपार्टमेंट हो गए। HR हो गया, मार्केटिंग हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया। अब ये सारों में काम भी तो बांटना है। यहाँ पे मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ। इसी को बोलते हैं ऑपरेशंस, कि आपके पास बहुत सारे काम हैं, इन कामों को भी मैनेज करना है ना, कि सेल में कौन कौन से काम होंगे, मार्केटिंग में कौन कौन से काम होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में काम किस तरीके से होगा। To achieve the goals of an organization, many operations or activities need to be conducted, such as production, sale, purchase, finance, accounting, R&D, मतलब research and development. Again,
मैनेजमेंट इज नीडेड टू मेक श्योर दैट ऑपरेशंस आर अकम्प्लिश्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यहाँ पे फिर से एक वर्ड आता है बच्चों, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसका मतलब पता होना चाहिए आपको। एफिशिएंटली मतलब आपने काम कम दाम में करा, कम पैसों में करा। इफेक्टिवली मतलब आपने काम कम टाइम में करा। तो हर कंपनी चाहती है काम एफिशिएंटली भी हो और इफेक्टिवली भी हो, काम टाइम पर भी हो और काम कम से कम पैसों में भी हो। ठीक है, तो ये होगा आपका मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब इसके बाद आगे, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब बच्चों मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मीनिंग क्या है? बच्चों मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जो चीज चल रही है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस का मतलब यही हो गया मैनेजमेंट में कि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आपने एक बार करी जब आपने बिजनेस शुरू किया। मान लो आपने बिजनेस शुरू किया अप्रैल में। कब किया बच्चों? अप्रैल में। और अप्रैल में आपने बिजनेस शुरू किया, आपने अप्रैल में मैनेजमेंट कर दी। मतलब लोग आए कंपनी में, लोगों ने इंटरव्यू दिया, आपने लोगों को सिलेक्ट किया, आपने सोचा मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए सारा सामान भी ले आए, ठीक है। आपकी कार्स की कंपनी है, आपको कारें बनानी है, आप स्टील ले आए, प्लास्टिक ले आए, जो जो आपको सामान चाहिए था सब ले आए आप, ठीक है। उसके बाद लोगों को आपने अपॉइंट कर दिया कि देखो भैया ऐसे है, आपको यहाँ पे कार्स बनानी है, आपका ये काम रहेगा, आपका ये रहेगा, आप सेल करोगे, आप मार्केटिंग करोगे, आप परचेज करोगे। और ऐसे कर करके सबको उसने काम बांट दिए। अप्रैल में काम बांटे तो मई में क्या मैनेजर खाली बैठ जाएगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा साल खाली बैठा रहेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। आपको जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तब से लेके हमेशा तक आप हमेशा काम उनको देते रहोगे और काम उनका चेंज भी करते रहोगे। जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी, आपको हो सकता है किसी एम्प्लॉय को निकालना भी पड़े, आप निकालोगे, किसी नए बंदे को लाना पड़ेगा, आप उसे भी लेके आओगे। तो मैनेजमेंट पूरा साल ही चलती रहती है। हर साल, हर दिन, जब भी आप वर्किंग में हो, आप हमेशा मैनेजमेंट को चलाते रहते हो। क्योंकि मैनेजमेंट रुकते ही सारे काम भी रुक जाएंगे। क्योंकि देखो, सिर्फ ओनर है, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। बाकी लोगों को लगेगा ठीक है, सैलरी आ रही है, हमें क्या लोड़ है काम करने की, हमें क्या जरूरत है काम करने की। तो इसलिए हमें मैनेजमेंट करनी पड़ती है पूरा साल। ठीक है बच्चों, आगे इसके बाद है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। यहां पे ग्रुप का मतलब क्या हुआ बच्चों? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। In order to realize its goals, organization has to do different activities like purchase, sale, manufacturing, finance. A single person cannot do all these activities successfully all by himself, but several persons have to join their hands together to fulfill them. The organizational goals can be fully realized if all the people of organization work in a team, and if there is a effect such a coordination in their effort that all of them move in one direction only. Thus, we may say that management is a group activity, not an activity performed by a single person only. अब देखो, अभी ऐसा क्यों कहते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी? अब इसे समझते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी? तो उसे समझते हैं पहले। हमें ये तो पता है कि स्कूल का काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना। कोई स्कूल है जिसका काम है एजुकेशन को प्रोवाइड करना। बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं। लेकिन अब मान लो बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम है, बोर्ड्स के एग्जाम है। एक टीचर तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मान लो मैथ्स का टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा है, बच्चों के डाउट सॉल्व कर रहा है, बच्चों के लिए उसने सब कुछ अपना जी जान लगा के चल रहा है, ठीक है। बाकी टीचर ऑन दी अदर हैंड आर नॉट दैट इंटरेस्टेड। अपना पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, कोई पूछता है तो कुछ बता देते हैं, नहीं तो ज़्यादा उनको पड़ी नहीं है, मान लो, ठीक है।
तो होता क्या है तब, मैथ्स में तो बच्चों के नंबर आ जाएंगे बढ़िया स्कूल के, क्या बाकी सब्जेक्ट्स में आएंगे? नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन ने अपने स्कूल के गोल पे ध्यान दिया कि मुझे इस स्कूल का नाम ऊंचा करना है, बाकी टीचर्स ने ऐसा नहीं किया। अब दूसरा केस लेते हैं। प्रिंसिपल ने सबको बुलाया और सारे टीचर्स को बोला, देखो हम चाहते हैं पूरी सिटी के अंदर हमारा स्कूल का टॉप पे बच्चा आना चाहिए, ठीक है? आप कुछ भी करो, एक्स्ट्रा क्लास लगाओ, ठीक है, बच्चों के डाउट सॉल्व करो, क्वेरी सेशंस रखो, और बच्चों को ऐसा कर दो कि उनके मार्क्स टॉप आने चाहिए पूरे शहर के अंदर या पूरे स्टेट के अंदर, ठीक है? तो तब क्या होगा, सारे टीचर मोटिवेटेड फील करेंगे और उनको मान लो हो सकता है थोड़ा बहुत सैलरी में भी इंक्रीमेंट दे दिया उस टाइम पे कि आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, उसके लिए हम आपको ओवर टाइम का अलाउंस दे देते हैं, ठीक है? ऐसे में क्या होगा फिर, एक टीचर की बजाय सारे टीचर अपनी मेहनत लगाएंगे तो बच्चों के नंबर अपने आप ही अच्छे आएंगे। तो ये क्या हो गई, ये ग्रुप एक्टिविटी हो गई। ग्रुप एक्टिविटी मतलब सारे लोग मिल के मेहनत कर रहे हैं, तो कंपनी के, स्कूल के, अब कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, कंपनी का भी ले सकते हो कि कंपनी में भी अगर एक ही बंदा काम कर रहा है बढ़िया से तो नहीं हो सकते अचीव गोल, लेकिन अगर सारी कंपनी के जितने भी लोग हैं, सारे लोग ही अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी आएंगे, कंपनी एक लेवल तक भी पहुंचेगी, ठीक है? इसके बाद है डायनामिक फंक्शन। अब डायनामिक फंक्शन क्या होता है? डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक बच्चों, डायनामिक का मतलब होता है जो चीज चेंज होती रहती है। डायनामिक से मतलब होता है जो चीज चेंज होती रहती है। डायनामिक फंक्शन मतलब मैनेजमेंट कैसे चेंज होती है? मैनेजमेंट तो वही रहती है, वही सब सेल परचेज वगैरह वगैरह वगैरह, पर ऐसा नहीं होता बच्चों, मैनेजमेंट भी चेंज होती है। ऐसा कैसे होता है सर? देखो, जिस दिन कोविड आया उसके बाद का जो टाइम था और उससे पहले का जो टाइम था उसमें काफ़ी फ़र्क आ चुका है बच्चों। इस टाइम पीरियड में और इस टाइम पीरियड में बहुत फ़र्क आ चुका है। कैसे फ़र्क आ चुका है बताओ? जब भी कोविड आया था, कोविड-19, उससे पहले बच्चों क्या होता था, जो कंपनी में लोग काम करते थे वो ऑफिस जाते थे, हो सकता है 1 घंटा 1.5 घंटा उनको जाने में लगता था, 1 घंटा 1.5 घंटा उनको आने में लगता था। खासकर जो लोग ऐसे इंडस्ट्रीज जुड़े हैं जैसे कि आईटी है, कंप्यूटर लाइन से जो लोग जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं, उनके साथ ये था 1-1.5 घंटा जाने में लगा, 1-1.5 घंटा आने में लगा, और उनको वहाँ पे पूरे आवर्स भी कंप्लीट करने हैं, जितने घंटे की उनकी जॉब है, 9 आवर्स की, 8 आवर्स की, 7 आवर्स की, जो भी, उनको वहाँ पे वो टाइम भी पूरा करना है, ठीक है? अब क्या हो रहा है कोविड के बाद, उनको बोला आप घर बैठ के काम करिए, ठीक है? लेकिन क्या घर बैठ के उनका मैनेजर उनको 24 घंटे चेक कर रहा है कि आपने 9 घंटे पूरे करे या नहीं करे? ऐसा नहीं होता, जनरली नहीं होता। अब आपको जो टाइम मिलता है, अब आपको जो पहले जो आपको सैलरी मिलती थी वो मिलती थी टाइम बेस पे, हाँ कि आप 9 आवर्स आ रहे हो, आपने हाफ डे लिया, आपकी हाफ सैलरी कट जाएगी। अब ऐसा नहीं होता। अब ये जो चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, कहाँ शिफ्ट हो रही हैं? वर्क बेसिस पे काम मिलता है अब। हमें मतलब नहीं आप 9 घंटे बैठे हो, 2 घंटे बैठे हो, हमने जो आपको आज के लिए काम दिया वो पूरा कर दो। कई बार ऐसा भी होता है शायद उसे 10 घंटे बैठना पड़ता हो, पर ऐसा जनरली ऐसा क्या होता है कि आप जितने एफिशिएंट हो, जितने इफेक्टिव हो, आप वो काम उतना जल्दी करोगे, ठीक है? लेकिन आप जितने लथार्जिक हो, जितने आलसी हो, उतना लेट में काम करोगे आप, ठीक है? तो मैनेजमेंट भी चेंज हो गई ना। पहले मैनेजमेंट एक तरीके से होती थी कि हाँ आप एक फॉर्मल, काफ़ी चीज़ें फॉर्मल होती थी कि हाँ टाइम पे आओ, वियर गुड, अच्छे कपड़े पहन के आओ, फॉर्मल पहन के आओ। अब आप घर पे बैठे हो, अपना नॉर्मल बेड पे बैठ के अपना काम कर रहे हो, तो मैनेजमेंट भी क्या हो गई? चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब कोविड तो काफ़ी फर्क पड़ चुका है, ठीक है, लेकिन लॉकडाउन भी नहीं है, लेकिन क्या वापस सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम से शिफ्ट कर गई हैं? वापस से नहीं करी। काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं जो आज भी वर्क फ्रॉम होम को फॉलो करती हैं, क्योंकि एक बेटर मोड लगा उनको, एक बेटर मोड लगा उनको, क्योंकि मैनेजमेंट डायनेमिक थी तो वो चेंज हो गई। जो कंपनियां छोटे बजट की थी, जिनके पास कंप्यूटर्स अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए नहीं थे, इतने घर पे देने के लिए, तो वो ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन जो कर सकती थी वो कर गई। तो इसलिए डायनेमिक फंक्शन इसलिए बोलते हैं
क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करोगे तो मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन गेट सेटअप इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड सर्वाइव्स द सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट नेमली सोशल पॉलिटिकल चेंजिंग। In order to overcome these changes successfully, the management has to effect change in its goals and policies, and we may say that there is nothing stable in management. तो मैनेजमेंट में कुछ भी स्टेबल नहीं होता। जैसे ही लॉकडाउन आया था, एक गवर्नमेंट का डिसीजन आया तो सबको चेंज करना पड़ा, इसी को बोलते हैं डायनेमिक फंक्शन। इसके बाद है बच्चों लास्ट, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। देखो बच्चों, ये वाइट बोर्ड है, इसे मैं टच कर सकता हूँ, ये एक वॉल है पीछे, इसे मैं टच कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं मैनेजमेंट को टच कर सकता हूं? मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है, कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं है जिसे मैं टच कर सकूं। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, इंटेंजिबल, जिसे आप टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब है जिसे आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। अब फील कैसे होती है मैनेजमेंट? देखो, आप दो कंपनीज हैं, आप एक कंपनी में गए, आपको कुछ काम था, ठीक है, आप एक कंपनी में गए, आपको कुछ काम था, और आपने आप वहां पे गए, सब लोग अपने अपने काउंटर पे बैठे हैं, कोई आपसे पूछने नहीं आया आपको क्या काम है। आप एक काउंटर पे गए, आपने बोला मुझे ये काम है, उसने बोला ये काम आपका 3 नंबर काउंटर पे होगा। आप 3 नंबर काउंटर पे गए, वहां पर से जाके बोला नहीं नहीं ये यहाँ नहीं होगा, ये 5 नंबर काउंटर पे होगा। आप 5 नंबर काउंटर पे गए, ठीक है, और 5 नंबर काउंटर वाला वहां था ही नहीं, वो कहीं और गया हुआ था, तो आपको ये सब में काफ़ी देर लग गई। अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल, आप एक कंपनी में गए, वहाँ पे आप गए, एक पर्सन आपको पूछने आया कि हाँ जी आपको क्या काम है, आपने बोला मुझे ये काम है, उसने बोला आप पानी वानी नहीं पियोगे, वो आपने कहा नहीं पानी नहीं चाहिए, मुझे वैसे ये काम करवाना है। तो आपको उसने बोला कि आप 3 नंबर काउंटर पर जाओ, वहाँ पर आपके सारे काम हो जाएंगे, किसी भी तरह का काम हो। तो अब कौन सी कंपनी की मैनेजमेंट बेटर है? सेकंड वाले की बेटर है ना। तो आपको ये दिख नहीं रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं दिख रहा कि वहां दीवारें कैसी हैं या वहां पे लाइटिंग कैसी है, आपको ये फील हो पा रहा है, उनके एक्शंस में दिख रहा है कि यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी है। तो इसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स।